कभी आपने सोचा है कि कांग्रेस और आरएसएस के सुर भी एक दूसरे से मिल सकते हैं? ऐसा चमत्कार सिर्फ एक ही बार हुआ है, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि लैंग्वेज के बेसिस पर कोई स्टेट बने, और कुछ ऐसा ही सोचना था यूनियन चीफ एमएस गोलवलकर का। नेहरू मानते थे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट की मांग देश की एकता को खोखला कर देगी। वहीं गोलवलकर का सिद्धांत था वन नेशन वन कल्चर। उनका मानना था कि अपने आप को तमिल या महाराष्ट्रियन या फिर बंगाली के रूप में देखना राष्ट्र को कमजोर कर देगा। दोनों नेता अगर एक ही राग अलाप रहे थे तो इसकी वजह थी बॉम्बे। जी हाँ, वही बॉम्बे जिसके लिए महाराष्ट्र को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन क्या, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 15 अगस्त 1947 इस दिन देश भले ही आजाद हो गया, लेकिन प्रॉब्लम कम नहीं हुई। एक तो आजादी बंटवारे के साथ मिली, तो दूसरी चुनौती थी टुकड़ों में बटे हुए भारत को एकजुट करना। ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उस समय भारत के अंदर तकरीबन 552 ऐसी देशी रियासतें थीं जिन्हें भारत के साथ मिलाना था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों से लगभग सभी रियासतें भारत के साथ मिल भी गईं। इस बीच भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 से ये लागू भी हो गया। भारत के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उस समय देश के राज्यों को पार्ट ए, बी, सी और डी में रखा गया। पार्ट ए में ऐसे राज्य थे जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट में गवर्नर का रूल था, तो वहीं पार्ट बी में ऐसे 9 स्टेट्स को शामिल किया गया जो प्रिंसली थे, यानी जहां अंग्रेजों के समय भी राजाओं का ही राज था। पार्ट सी में ऐसे स्टेट्स को शामिल किया गया जहां पर कमिश्नर का रूल था। इसमें करीब 10 राज्य शामिल थे। वहीं पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार को शामिल किया गया था। अब ये सब निपटने के बाद एक और प्रॉब्लम खड़ी थी, वो ये थी कि लैंग्वेजेस के बेसिस पर राज्यों की मांग, वही जो आजादी के पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन अब ये मांग जोर पकड़ चुकी थी। वहीं लगातार उठ रही मांगों को शांत करने के लिए सरकार समय समय पर कमेटियां बना रही थी, जिसमें से एक कमेटी जून 1948 में रिटायर्ड जज एसके धर की अंडर में बनाई गई, जिसने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया था कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज के आधार पर नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर होना चाहिए। कमेटी बनने के बाद जो मामला कुछ वक्त के लिए शांत हुआ था, रिपोर्ट आने के बाद फिर से मामले ने तूल पकड़ ली। मामले को शांत करने के लिए दिसंबर 1948 में फिर से एक कमेटी बनाई गई। इस समिति के सदस्य खुद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया बने। इन्हें तीनों की वजह से इसे JVP समिति के नाम से जाना गया। वहीं इसके बाद प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को फिर से भरोसा मिल गया कि इस बार भाई पॉपुलर लीडर कमेटी में शामिल है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर होगा। शायद इस बार उनकी मन मांगी मुरादें पूरी हो जाएं। इस बीच कमेटी ने अप्रैल 1949 में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन को कम से कम 10 साल तक टालने की सिफारिश रखी गई। इस रिपोर्ट के बाद विवाद थमा तो दूर की बात है, कई नए प्रोटेस्ट और भी शुरू हो गए, जैसे कि मैसूर, बम्बई और हैदराबाद में फैले कन्नड़ बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाने को लेकर जॉइंट कर्नाटक प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। इसके साथ ही महाराष्ट्र आंदोलन भी शुरू हो गया। वहीं मलयालियों ने भी अपने लिए एक राज्य की मांग शुरू कर दी। पंजाब से भी पंजाबी लैंग्वेज बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग उठने लगी। कुल मिलाकर देश के बड़े हिस्सों से लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाने को लेकर आवाजें उठनी शुरू हो गई थी। इन सब के बीच तेलुगु भाषियों ने काफी अग्रेसिव प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि JVP रिपोर्ट में अलग आंध्र प्रदेश की मांग को सही ठहराया गया था, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि ये तभी पूरा होगा भाई जब आंध्र राज्य के समर्थक मद्रास की मांग को छोड़ दें। मद्रास उस समय साउथ इंडियन का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, इसलिए तमिल भाषी और तेलुगु भाषी दोनों ही मद्रास को अपने राज्य का हिस्सा बनाना चाहते थे। पर उस समय वहां के मुख्यमंत्री C राजगोपालाचारी इसके अगेंस्ट थे। पंडित नेहरू ने यह पासा इसलिए फेंका ताकि उन्हें समय मिल सके और मामला शांत भी हो जाए। लेकिन इस डिसीजन से आंध्र स्टेट के सपोर्टर्स का दिल टूट गया। सरकार के डिसीजन से नाराज होकर गांधी सपोर्टर पोट्टी श्रीरामुलु ने अक्टूबर 1952 में भूख हड़ताल शुरू कर दी और 58 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल करने से उनका निधन भी हो गया। ऐसे में जनता में रोष भड़क गया तो केंद्र को झुकना ही पड़ा और सितंबर 1953 में आंध्र राज्य कानून पारित हो गया। तब नेहरू ने कहा था कि हमने बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया है। नेहरू को आशंका थी कि तेलुगु बोलने वालों के लिए अलग आंध्र बनाकर हमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब बाकियों के लिए भी रास्ता खुल गया, जिससे हर जगह ऐसी कई मांगे उठने लगी और उनकी ये आशंका सही साबित हुई। जब सरकार को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन करना पड़ा, तब आयोग के सदस्य 2 साल तक देश भर में घूमे।
सैकड़ों शहरों में गए, हजारों लोगों से मिले और 1.5 लाख से ज्यादा इश्तेहार बटोरे। ये कागज इस बात के सबूत थे कि नेहरू ने कितना सही अनुमान लगाया था। पूरे देश में राज्यों के नए सिरे से गठन की सुगबुगाहट थी और सबसे ज्यादा हलचल थी बॉम्बे में। तब बॉम्बे केवल आज का मुंबई भर नहीं था, तब बॉम्बे दरअसल एक प्रेसिडेंसी था। आज के महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के तमाम इलाके इसमें समाये हुए थे। हालांकि इतने विशाल राज्य की आत्मा तब भी उस जगह बसती थी जहां आज देश की आर्थिक राजधानी और लोगों के सपनों को पूरा करने वाला शहर है, यानी मुंबई। कमीशन को जो 1.5 लाख इश्तेहार मिले थे, उसमें से एक इस महानगर से भी था। बॉम्बे सिटीजन्स कमेटी, यही नाम था उस इंस्टीट्यूशन का जिसने रिक्वेस्ट भेजी थी। तब इस संस्था को सर पुरुषोत्तम ठाकुर दास लीड कर रहे थे और दूसरे ऑफिसर्स में थे JRD टाटा सहित कई जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। इनकी एक ही मांग थी कि बॉम्बे महानगर को उस महाराष्ट्र से बाहर रखा जाए जिसकी मांग मराठी बोलने वाले कर रहे हैं। कमेटी ने अपनी बात में वजन लाने के लिए कई चार्ट्स, मैप्स एंड लॉजिक रखे। उनका कहना था कि इस शहर को कई समुदायों ने मिलकर बसाया है और 19वीं सदी के आखिर तक तो यहाँ महाराष्ट्रियन की आबादी भी बहुत कम थी। ये शहर देश की फाइनेंशियल लाइफ है और दुनिया के लिए भारत की खिड़की। यहाँ सबसे पहले यूरोपीय आए थे, इसलिए बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट में गुजराती और पारसी हैं। यानी इस शहर को महाराष्ट्र के बाहर के लोगों ने बनाया है और इस पर मेहनत करने वालों में भी ज्यादातर नॉर्थ इंडियंस और क्रिश्चियंस हैं। ऐसे में इसे किसी एक लैंग्वेज और कम्युनिटी को सौंपना सही नहीं है। बॉम्बे में बसा गुजराती समुदाय भी इस बात के लिए पूरा जोर लगा रहा था कि बॉम्बे और नॉर्थ कोंकण को महाराष्ट्र का हिस्सा ना माना जाए। बिजनेस में टॉप पर बैठे इस समुदाय को डर था कि भाई अगर बॉम्बे महाराष्ट्र का हो जाता है तो पावर मराठियों के पास आ जाएगी। ऐसे में उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। 1946 में गठित यूनाइटेड महाराष्ट्र काउंसिल ने तब तक अपने आंदोलन को बेहद धार दे दी थी और बड़ी बात यह थी कि इसमें हर दल के नेता शामिल थे, इसलिए इसको हर जाति का सपोर्ट हासिल था। ये लोग आजादी के पहले से मराठियों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे और इनको किसी भी हालत में बॉम्बे चाहिए ही था। इस काउंसिल के चेयरमैन सीनियर कांग्रेस लीडर शंकर राव देव थे और सेक्रेटरी थे DR गाडगिल। महाराष्ट्र और बॉम्बे को लेकर इनके अपने लॉजिक्स थे। एक्चुअली यूनाइटेड महाराष्ट्र काउंसिल का कहना था कि मराठी लैंग्वेज 3 जगह फैली हुई है, हैदराबाद, बॉम्बे स्टेट एंड सेंट्रल प्रोविंसेस, जो इतिहास की बड़ी गलती है जिसे महाराष्ट्र का गठन करके ही ठीक किया जा सकता है और इस नए राज्य में बॉम्बे तो होना ही चाहिए। वहीं बॉम्बे अगर इतना डेवलप्ड और समृद्ध हो सका है तो इसके पीछे मराठियों का ही हाथ है। बॉम्बे के चारों तरफ मराठी बसे हैं और ये शहर उनकी मेहनत, उनके खून पसीने से इतना आगे बढ़ा है। इस तरह बॉम्बे को लेकर दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो गए। कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। ये बहस खत्म करने के लिए जून 1954 में दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ्स की एक बैठक हुई। शंकर राव देव ने कहा था कि वो बॉम्बे के ऑटोनॉमस कैरेक्टर को बरकरार रखेंगे। वहीं सर पुरुषोत्तम दास का सुझाव था कि एक बिलिंगुअल स्टेट बना दिया जाए जहां मराठी और गुजराती दोनों हो। यानी इस बैठक में भी बात किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी और मामला चला गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के पास। कमीशन ने अक्टूबर 19 और इसमें यूनाइटेड महाराष्ट्र की मांग को खारिज कर दिया। सुझाव दिया कि मराठी लैंग्वेज बोलने वाले कुछ जिलों को मिलाकर विदर्भ नाम का एक सब रीजन बना दिया जाए। बॉम्बे स्टेट के मौजूदा बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। जब इस रिपोर्ट पर सांसद में चर्चा हुई तो एक और नया सुझाव निकल कर आया और ये सुझाव था साहब कि बॉम्बे के सांसद SK पाटिल का। उनका कहना था कि बॉम्बे महानगर के ही अलग अलग स्टेट बना देने चाहिए, ये एक मिनी इंडिया होगा। लेकिन इस सुझाव ने मराठियों की फीलिंग्स को और हर्ट कर दिया, जिस पर पुणे से कांग्रेस सांसद NV गाडगिल ने संसद में धमकी दे डाली कि अगर मराठियों के फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं की गई तो बॉम्बे के फ्यूचर का फैसला बॉम्बे की सड़कों पर होगा। और गाडगिल की यह धमकी खोखली नहीं थी। जनता से कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए यूनाइटेड महाराष्ट्र काउंसिल ने अपना नाम बदलकर यूनाइटेड महाराष्ट्र कमेटी कर लिया। कई बार बातचीत के बाद भी कोई मांग नहीं हुई तो इसका रिजल्ट सड़कों पर दिखने लगा, जब मराठी बोलने वाले लोग पार्टीज और कास्ट की सीमा तोड़कर सड़कों पर निकलने लगे। माहौल बिगड़ता देखकर 16 जनवरी 1956 को पुलिस ताबड़तोड़ और छापेमारी पर उतर आई। करीब 400 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये पासा उल्टा पड़ गया और जनता सीधे पुलिस से भिड़ जाती है। कई जगह दंगे हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा की घटनाओं में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए तो वहीं करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो गई। उस समय बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री थे मोरारजी देसाई। उनके खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। लोग पुलिस द्वारा लिए गए एक्शन का कंपैरिजन
जलियांवाला बाग हत्याकांड से करने लगे। नेहरू की लाख कोशिशों के बाद भी मराठी आंदोलन शांत नहीं हुआ, उल्टे कांग्रेस के भीतर ही फूट पड़ गई। लोगों ने रिजाइन देने शुरू कर दिए। इस बीच स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट तैयार हो गई। संयुक्त राष्ट्र मांग कर रहे लोगों को इस बात का अंदेशा था कि नेहरू उनकी नहीं सुनेंगे, साथ ही बॉम्बे को केंद्र शासित राज्य बनाया जा सकता है। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन 1 नवंबर 1956 को जब रिपोर्ट आई तो उसमें कोई महाराष्ट्र भी नहीं था। जी हाँ, 2 भाषाएं बोलने वाला बॉम्बे स्टेट को एज इट इज रखा गया था। इनफैक्ट बॉम्बे स्टेट अब पहले से भी विशाल था। इसमें सौराष्ट्र भी था, कच्छ भी, नागपुर डिवीजन और मराठावाड़ा भी। लेकिन इससे ना तो मराठियों की मांग पूरी हुई थी और ना ही गुजरातियों की। मराठियों की तरह गुजराती भी अपने लिए एक अलग राज्य चाहते थे। उनका आंदोलन शुरू हुआ था 1949 से। स्वतंत्रता सेनानी इंदुलाल याग्निक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि बॉम्बे स्टेट के तत्कालीन सीएम मई 1949 में डांग के दौरे पर आए थे। वहां उन्होंने कहा कि डांग की असली लैंग्वेज मराठी है और इसके विकास पर जोर देना चाहिए। ये बात गुजराती बोलने वाले लोगों को चुभ गई और वहां से एक अलग राज्य की मांग शुरू हो गई। पहले 6 से 7 वर्षों में आंदोलन धीमा था। वो नवंबर 1956 के बाद फोकस में आ गया। पॉलिटिशियन इंदुलाल ने महागुजरात जनता परिषद का गठन कर दिया। बता दें कि महागुजरात शब्द को कन्हैयालाल मुंशी ने एक बैठक में उछाला था। वो फेमस राइटर के अलावा गुजरात के पॉलिटिशियन भी थे। कराची में साल 1937 में गुजरात साहित्य परिषद की बैठक हुई थी। उसी दौरान बोलते हुए उन्होंने महागुजरात यूज किया था। खैर, अब बॉम्बे स्टेट की सिचुएशन कुछ यूं थी साहब कि दावेदार मराठी, एक दावेदार गुजराती और बीच में बॉम्बे महानगर। इन दोनों को ही बॉम्बे चाहिए था। यहाँ नेहरू जी ने एक फॉर्मूला दिया कि क्यों ना तीनों ही मांग मान ली जाए, यानी महाराष्ट्र और गुजरात के साथ बॉम्बे भी एक अलग राज्य बना दिया जाए। नेहरू का ये फॉर्मूला किसी को रास नहीं आया। अब दोनों तरफ से आंदोलन चल रहे थे। आखिर में बातचीत से डिसाइड हुआ कि भाई मुंबई महाराष्ट्र को मिलेगा और डांग गुजरात को। दमन, दीव और बेलगाम जैसे इलाके भी महाराष्ट्र को नहीं दिए गए। ऐसे में 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, महाराष्ट्र और गुजरात। तो दोस्तों, ये थी गुजरात और महाराष्ट्र के अलग होने की कहानी। बहरहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको कई नई जानकारी मिली होगी। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट जरूर कर देना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।